ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत आजादी के बाद से ही विदेशी मामलों में उलझा हुआ है। चीन और पाकिस्तान से भारत की झड़प किसी न किसी मुद्दे पर होती ही रहती है। बता दें कि 15 अगस्त 1944 से पहले कोई भारतीय विदेश नीति नहीं थी। दरअसल भारत पर उससे पहले विदेशी शक्तियों का शासन था, लेकिन आजादी के बाद विभाजन के विवाद और गरीबी उन्मूलन के कार्य से निपटने तथा विदेशी संबंधों में शांति बनाए रखने और सभी राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करने के निर्णय तथा और भी कई अन्य जरूरी कारणों से भारत को अपने विदेश नीति के बारे में सोचना पड़ा। तो दोस्तों, जाहिर है आप समझ गए होंगे कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, आज हम भारत के विदेश नीति को समझेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भारत कैसे चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों के साथ डील करता है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी और ये वॉर इंडिया और चीन के बीच टेंशन बढ़ने की वजह से हुई थी। और दोनों के बीच टेंशन इस बात को लेकर बढ़ी थी कि भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी थी। लेकिन भारत ने दलाई लामा को शरण क्यों दी? तो बता दें कि पहले भारत और तिब्बत के बीच एक पीसफुल बॉर्डर एग्रीमेंट था, लेकिन जब तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तब उन्होंने इन बॉर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि चीन ने ये तक कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज एक्चुअली उनके ही हैं। आपने भी चीन द्वारा भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार होने का दावा करने की वजह से बॉर्डर पर भारत चीन के झड़प के बारे में खबरों में सुना ही होगा। बता दें कि चीन की उन हरकतों से भारत बिल्कुल खुश नहीं था। दोस्तों, इसके अलावा चीन ने नेपाल में भी एंटी इंडिया एजेंडे फैलाए। चीन ने नेपाल में दखलंदाजी शुरू कर दी थी और ठीक उसी समय यानी 1959 में तिब्बत में भी चीनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे और तिब्बत में उन प्रोटेस्ट्स को दलाई लामा ही लीड कर रहे थे। बता दें कि इन प्रोटेस्ट को रुकवाने के लिए चीन ने कई मॉन्क्स की हत्याएं करवा दी और इसीलिए दलाई लामा को भारत ने शरण दी, जिस वजह से भारत चीन की टेंशन बढ़ गई और दुनिया ने इंडिया चाइना वॉर को फेस किया। दोस्तों, इस वॉर में भारत की हार हुई थी, जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की सलाह पर पंडित नेहरू ने एक स्पेशल फोर्स 22 एस्टेब्लिशमेंट बनाई और इस फोर्स को बनाने का उद्देश्य चीन के साथ लड़ाई करने का था। इस फोर्स में दलाई लामा के ओरिजिनल बॉडीगार्ड्स थे, जो कि तिब्बत के थे। उनको इंडियन कमांडो और CIA ने ज्वाइंट ट्रेनिंग दी। दोस्तों, 22 एस्टेब्लिशमेंट को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी कहा जाता है, जिन्होंने इंडियन आर्मी को कई ऑपरेशंस में मदद भी करी है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत ने 22 एस्टेब्लिशमेंट फोर्स का गठन कर तिब्बती रेबेल ग्रुप को सपोर्ट किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इसका जवाब ये है कि जब भी दो देश किसी विवादित मुद्दे को लेकर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तो उस कंडीशन में वो अपने टारगेट देश में एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, या फिर कोई टारगेट देश आप पर अटैक कर रहा है या फिर करने वाला है, तो इन चीजों को रोकने के लिए रेबेल ग्रुप की सहायता ली जाती है, जिसके लिए पहले से ही इन रेबेल ग्रुप को तैयार और ट्रेंड करके रखा जाता है। दोस्तों, ऑफेंसिव गोल के तहत अपने टारगेट देश में एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाता है, जबकि डिफेंसिव गोल के तहत अपने देश पर होने वाले अटैक्स से बचा जाता है। बता दें कि भारत ने 22 एस्टेब्लिशमेंट डिफेंसिव गोल के तहत बनाई थी, ताकि चीन अरुणाचल प्रदेश में कुछ गड़बड़ी न करे। लेकिन कुछ केसेस में भारत का ये डिफेंसिव गोल ऑफेंसिव गोल में भी तब्दील हुआ है। जी हाँ, बता दें कि बांग्लादेश निर्माण में बांग्लादेश की मदद भारत की इंदिरा सरकार ने की थी, लेकिन बांग्लादेश के निर्माण के बाद बांग्लादेशी रिबेल्स मोस्टली बुद्धिस्ट थे और उनका ये मानना था कि वो एथनिकली और कल्चरली उनसे बहुत अलग हैं। और तो और उन बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज को मुस्लिम मेजॉरिटीज से काफी डर भी था, जिस वजह से वो एक सेपरेट देश की मांग करने लगे, जिसे बांग्लादेशी सरकार द्वारा नहीं स्वीकार किया गया। और उन बुद्धिस्ट प्रोटेस्ट्स को रुकवाने के लिए उन पर कई तरह के जुल्म ढाए गए, जिसके बाद उनमें से कुछ वहां से भागकर त्रिपुरा आ गए और फिर भारत ने इंसर्जेंट्स को ट्रेनिंग दी। लेकिन यहाँ भी ये सवाल उठता है कि आखिर भारत ने इनकी मदद क्यों की? क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में भारत ने ही सपोर्ट किया था। तो इसका जवाब ये है कि भले ही भारत में बांग्लादेश की मदद कर उसे आजाद कराया था, लेकिन बांग्लादेश के निर्माण के बाद वहां से डेमोक्रेसी हटा दी गई थी। वहां के पहले प्रेसिडेंट को मार गिराया गया था और फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया था। यही सब वजह थी कि भारत ने बांग्लादेशी रिबेल्स को ट्रेन किया
और उन्हें सपोर्ट दिया। और दोस्तों, ठीक इसी तरह का सपोर्ट भारत ने म्यांमार में भी दिया। म्यांमार के प्राचीन समय के विषय में ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ कई सालों से डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। बता दें कि म्यांमार की मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले म्यांमार पर कई अलग अलग राजाओं का शासन था। और बता दें कि उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज एक किंग के पास जाकर म्यांमार में रह रहे कच्चीन लोगों को एजुकेट करने की इच्छा जाहिर की, जिस पर उस राजा ने अपनी सहमति नहीं दी। बाद में अंग्रेजी शासन के दौरान भी कच्चीन लोगों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित रखा गया। 1948 में म्यांमार को अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी उनसे ये वादा किया गया कि वो अपना इलाका अपने हिसाब से चला पाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। म्यांमार में मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद 1960s में इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई और इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत से कई बार मदद मांगी, लेकिन भारत में उनकी सहायता करने से साफ मना कर दिया। लेकिन फिर 1980s में एक बदलाव देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, 1980s में रॉ और इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई और भारत की तरफ से म्यांमार के इन रेबेल्स को सपोर्ट देने के पीछे की वजह ये थी कि इंडिपेंडेंस के बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। और बता दें कि इन मूवमेंट्स को बांग्लादेश और म्यांमार से ऑपरेट किया जा रहा था और उस वक्त भारत के संबंध म्यांमार से अच्छे नहीं थे और इसी वजह से म्यांमार के मिलिट्री भारत की मदद नहीं कर रही थी, जिस वजह से भारत ने म्यांमार की मिलिट्री से मदद मांगने के बजाय वहां के रेबेल ग्रुप से मदद मांगी। इसके बाद उन रेबेल्स द्वारा भारत को काफी मदद मिली। दोस्तों, भारत के कई फॉरेन इंसर्जेंट्स ने रूस की मदद भी करी है। और बता दें कि हर बार भारत की ये तरकीब अलग अलग होती थी, जैसे कि श्रीलंका के रेबेल्स के प्रति ही भारत के डिसीजन को ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में भी एक रेबेल ग्रुप LTTE का गठन हुआ था। 1983 में श्रीलंका की तमिल माइनॉरिटी और पर्सनल मेजॉरिटी के बीच काफी दंगे हुए थे और श्रीलंका के LTTE ग्रुप ने एक अलग श्रीलंकन तमिल देश की मांग की थी, लेकिन वहां की सरकार ने इस मांग को नामंजूर कर दिया था। दोस्तों, पहले तो भारत ने श्रीलंका के इस मामले में दखल अंदाजी नहीं की, क्योंकि भारत को अच्छी तरह से पता था कि भारत में भी तमिल लोग हैं और जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो भारत में अंदरूनी झगड़े शुरू हो जाएंगे। लेकिन भारत को अपना ये डिसीजन एक समय बदलना पड़ गया। दरअसल श्रीलंका ने अपने रेबेल्स से निपटने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की मदद मांगी और ऐसे में भारत में रह रहे तमिल लोग भारतीय सरकार के डिसीजन का इंतजार करने लगे। और जब इस मामले में पाकिस्तान की एंट्री हुई, तब भारत ने श्रीलंका के उन रेबेल्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, कई सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि कुछ इसी तरह का सपोर्ट भारत बलोच को भी दे रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान गवर्नमेंट काफी जुल्म ढा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने आज की इस वीडियो के जरिए भारत के सीक्रेट फॉरेन पॉलिसी के बारे में जाना। वैसे आपका क्या मानना है? क्या भारत द्वारा दूसरे देशों के रेबेल ग्रुप को सपोर्ट देना किस हद तक सही है? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये केवल भारत ही कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सभी देश इस तरह से दूसरे देशों के रेबेल्स ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।